एक बार भाजपाइयों अपना पैसा लगा करके नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवा लो, दिन रात पूजो। देखते हैं कि बाबा विश्वनाथ से ज़्यादा मन्नत पूरी होती है नरेंद्र मोदी के यहाँ। क्या बात करते हो पत्रकार, नरेंद्र मोदी भगवान बनेगा और हम लोगों को जाहिल चपेट समझ रहे हो कि हम लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानेंगे। अरे जिस आदमी ने हम लोगों के आँखों में आंसू दिया, जो आदमी धर्म मजहब नस्ल भेद की जाति बिरादरी को बांटने का काम किया, वो भगवान का दर्जा हो सकता है। ने जनता का जो मोह भंग हुआ नरेंद्र मोदी जी से, वो सबसे बड़ी थी कि राजनीतिक गुंडई जो थी, राजनीतिक लफंगागिरी का जो भाषा था नरेंद्र मोदी जी का और उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, वो ज़्यादा चोट किया आम जनता पर। जितनी भी और भारतीय जनता पार्टी, इस देश में कैंसर के अलावा और कोई रोग नहीं है। ये देश के नौजवानों को बेरोज़गार करके इनको अपराधी बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है और मस्जिद के सामने ये हनुमान चालीसा पढ़ा करके उनको अपराधी बनाना चाहता है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप ने तुमको बड़ी उम्मीदों से पैदा किया है, कलम तो चलाए बाबू, पढ़े तो खूब, लेकिन नौकरी जब नहीं मिली है तो कम से कम उसका बदला ले लो और इन्हीं गद्दारों से बदला लो जो लोग आज नरेंद्र मोदी को भगवान बना रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी खुद भगवान बन बैठा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हमें वाराणसी शहर में और जो संसदीय क्षेत्र है माननीय मोदी जी का है और आज हम जिससे बातचीत करेंगे वो हैं मिश्रा जी। पूरे इस समय चर्चा का विषय बना है, पूरे भारत में जाने जा रहे हैं मिश्रा जी। वाराणसी शहर में हम आए थे तो हमें लगा कि इनसे मुलाकात कर लें और इनसे बात कर लें, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से और तमाम ऐसे पार्टियों में काम कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों से, और हमेशा इनका वीडियो जाता रहता है। जो भविष्यवाणी करते हैं वो सच साबित होता है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। तो आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, और काफ़ी ज़्यादातर लोग आपको मिश्रा जी के ही नाम से जान रहे हैं पूरे भारत में। हाँ, ये आप लोगों का प्यार है और ये आप लोगों की दुआएं हैं कि नाम से क्या, कैरेक्टर से आदमी का पहचान होता है, सोच से आदमी का पहचान होता है, कर्म से आदमी का पहचान होता है। हम लोग विपक्ष के नेता हैं, सड़क पर काम करते हैं। सड़क पर जो लोग संघर्ष करते हैं उनको जो जनता सहयोग करती है, जो जनता प्यार करती है, उनके वजह से मैं बनारस वाले मिश्रा जी बना हूं और मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ये बनारस के शहर की बात कर लिया जाए तो माननीय मोदी जी यहाँ से सांसद हैं और इस पिछले बार के आंकड़ा इस बार बहुत कम हो गया, 1.5 लाख के आसपास। इसका क्या वजह रहा? बेरोजगारी है, महंगाई है, पेपर लीक का मामला है, किसानों का जो दमन है, बहन बेटियों का जो दर्द है, वो नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर डिस्क ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहते हैं कि रोजगार का तो हमने 2 करोड़ का वादा कर लें, बहुत सारे लोगों को हमने दे दिया है रोजगार, बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सेक्टर में जाए। किसने बोला? माननीय मोदी जी कहते हैं और उनके सहयोगी जितने भी मिलते हैं, नेता मंत्री विधायक, तभी बात करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत सारे आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। हमको तो पहली दफ़ा सुनने में मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी अब सरकारी नौकरियों में जुड़ी जाएंगी। सरकारी एक पुरानी कहावत थी जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, शायद आप नहीं सुने, जो लोग सुनेंगे वो जानते होंगे कि नौकरी करे सरकारी, नहीं तो बेचे तरकारी। बात समझ रहे हैं ना? तो अब तरकारी लोग बेच रहे होंगे, तो MBA, MBBS, MD, नीट, अब तरकारी है ना बेचेगा। अच्छा, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, इसका वजह मुख्य क्या रहा है? इसका वजह जनता का जो आक्रोश था और राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा और अखिलेश यादव जी का जिस तरीके से सड़कों पर संघर्ष था, विपक्ष दल की भूमिका जो निभाने की जो कुव्वत थी, उसको इन नेताओं ने साबित किया और जनता का जो मोह भंग हुआ नरेंद्र मोदी जी से, वो सबसे बड़ी थी कि राजनीतिक गुंडई जो थी, राजनीतिक लफंगागिरी का जो भाषा था नरेंद्र मोदी जी का और उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, वो ज़्यादा चोट किया आम जनता पर। जितनी भी सांस्कृतिक और धर्मस्थली है वहाँ से ज़्यादातर लोगों की हार हुई है और बहुत सारे मंत्रियों की हार। वो भगवान जी का श्राप है, भगवान जी का श्राप है। माननीय मोदी जी भी तो अपने आप को भगवान है और देवतुल्य मानते हैं कि हम देवी देवताओं से। नहीं, ये पागल लोग कहते हैं। ये पागल लोग कहते हैं कि मैं इंसान होकर के भगवान के बराबर हो गया। और अगर ये कहते हैं कि मैं भगवान के बराबर हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ
कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, राम मंदिर बनवाया, बद्रीनाथ बनवाया और कई जगह बनवा रहे हो, कहीं भी बनवा रहे हो, हर जगह हार रहे हो। एक बार भाजपाइयों अपना पैसा लगा करके नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवा लो, दिन रात पूजो, देखते हैं कि बाबा विश्वनाथ से ज़्यादा मन्नत पूरी होती है नरेंद्र मोदी के यहाँ। क्या बात करते हो पत्रकार, नरेंद्र मोदी भगवान बनेगा और हम लोगों को जाहिल चपेट समझ रहे हो कि हम लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानेंगे। अरे जिस आदमी ने हम लोगों के आंखों में आंसू दिया, जो आदमी धर्म मजहब नस्ल भेद की जाति बिरादरी को बांटने का काम किया, वो भगवान का दर्जा हो सकता है। और आप क्यों भगवान को बदनाम करने पे तुले हैं? नरेंद्र मोदी का तुलना, कहते हैं जो सनातन विरोधी है वही सब ऐसा कर रहे हैं। सनातन विरोधी, जो सनातन विरोधी है वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। जो सनातन समर्थक है वो इंडिया अलायंस के साथ है, अपने मंदिर, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र को बचाने की कुव्वत में लगा हुआ, बचाने के फिराक में लगा हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी को वोट किया। नहीं तो सनातन का मामला रहता तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अनाज भीख न मांगना पड़ता और नरेंद्र मोदी को अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय चुनाव में नमक की दुहाई न देनी पड़ती। तो नरेंद्र मोदी बेहद ही क्रूर और सातिर राजनीतिक आदमी हैं और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का कभी भी पदार्पण इस देश में न हो। मैं बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। अब की बार 400 का नारा था और हमने जब अयोध्या में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोगों ने बता रहे थे कि 10 सालों का कार्यकाल बहुत बेहतर था, पर इस बार हम मोदी को वोट नहीं देंगे। इसका वजह क्या था? प्रभु श्री राम का श्राप था, प्रभु श्री राम ने ही हराया है। उन्होंने कहा कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। बस यही लाइन उनके हार का कारण बना। बनारस में जो 1.5 लाख का वोट का अंतर हुआ, वो हर हर महादेव की जगह जो हर हर मोदी का नारा उनके चपर चट्टू लगाते थे, उसी का रिएक्शन था। नरेंद्र मोदी जी जो बनारस में 1.5 लाख वोटों से कम अंतर पर आए, उसका भी यही कारण था कि वो हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगवा रहे थे। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी जन सेवा कार्य कम करते हैं और अपनी गुणगान ज़्यादा करते हैं। तो जो बेहद ही चतुर, बेहद ही कुटिल और बेहद ही निम्न मानसिकता का होता है, उसको अपनी वाहवाही कराने में बड़ा मज़ा आता है। पूरी सीटें निकली हैं, इसको क्या मानते हैं? एमपी में पूरी की पूरी सीटें निकली हैं, तभी तो दलित के ऊपर वहाँ पेशाब कर रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बनारस में चप्पल चला है, इसका बात नहीं पूछे हो कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी क्रांतिकारी बनारसी ने चप्पल चला दिया है, इसका क्या कारण है? तो विरोध का प्रदर्शन कर रहा है ना? विरोध का प्रदर्शन नहीं है, वो भूखमरी का वो आक्रोश है, वो पेपर लीक का आक्रोश है। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपीपी की थी, वो पेपर लीक हुआ। 5 साल से वैकेंसी नहीं, 2018 में आया, उसके बाद देखने को नहीं मिला। 2023 के लास्ट में आया, 24 में एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी तक बोला गया कि पेपर लीक होने के बाद उसके कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद बताए थे कि 6 महीने के अंदर हमने एग्ज़ाम करवा के फिर से नियुक्ति दी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अब तो नौजवानों को नौकरी मिलना है नहीं, तो जिन्होंने नौजवानों के कैरियर को ख़राब कर दिया। भाई 10 साल नरेंद्र मोदी का सरकार था, जो लड़का नौजवान 25 साल में अपनी तैयारी कर रहा था वो 35 साल से ऊपर हो गया और अब वो नौकरी और वैकेंसी से बाहर हो गया। तो अब उसकी तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले नस्ल के लिए लड़े। बनारस वाले मिश्रा जी अपने नौकरी के लिए तो लड़ते नहीं हैं, बनारस वाले मिश्रा जी अपने रोजी रोज़गार के लिए नहीं मरते हैं, नहीं लड़ते हैं। हम लोग जो आपसे लड़ते हैं वो आने वाले नस्ल के लिए लड़ते हैं। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा लगा के बाबू अपने आप को तो भारतीय जनता पार्टी का दलाल साबित कर ही लिए। अब आने वाले नस्ल के लिए कम से कम लाठी में तेल लगा लो, और जो लोग नौजवानों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तुम उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करो। राहुल गांधी जब लोकसभा में नीट के बारे में बोलना शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग बीजेपी के लोगों ने विरोध किया और उन्होंने बताया कि ये अबोध बालक हैं। तो क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी अबोध बालक हैं कि एक निकलते हुए उभरते हुए नेता हैं? देखिए, एक बात हम बताएं, जिस देश में शिक्षा का विरोध हो जाए, जिस देश में परीक्षा का विरोध हो जाए, उस देश की सरकारों को चौराहे पर फांसी पे लटका के गोली मार देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जिस देश में, पुनः सुन लीजिए, जिस देश में शिक्षा का विरोध हो जाए, जिस देश में परीक्षा का विरोध हो जाए, उस देश की सरकारों को चौराहे पर लटका करके फांसी पर अब बेतहाशा गोली चला देना चाहिए, मार डालना चाहिए। ये देश की रीढ़ पर कैंसर
वाली विचारधारा है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश में कैंसर के अलावा और कोई रोग नहीं है। ये देश के नौजवानों को बेरोजगार करके इनको अपराधी बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है, और मस्जिद के सामने ये हनुमान चालीसा पढ़ा करके उनको अपराधी बनाना चाहता है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप ने तुमको बड़ी उम्मीदों से पैदा किया है, कलम तो चलाए बाबू, पढ़े तो खूब, लेकिन नौकरी जब नहीं मिली है तो कम से कम उसका बदला ले लो, और इन्हीं गद्दारों से बदला लो जो लोग आज नरेंद्र मोदी को भगवान बना रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी खुद भगवान बन बैठा है। ऐसे भगवान को चौराहे पर हिसाब करो, खुद ऊपर वाला भगवान तुमको नई ज़िंदगी देगा, नई ऊर्जा देगा। अब बहुत सारे विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, बहुत सारे सांसद बन गए हैं, तो उस पर उपचुनाव होगा बहुत सारी सीटों पर, और माननीय योगी आदित्यनाथ ने बता रहे हैं कि इस बार हमने सीटों का बंटवारा करूँगा, हम बांटेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सीट निकल। नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी बाबा हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सपूत हो, उपचुनाव में एक भी सीट नहीं निकलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का हारने का क्रम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से बर्बादी भरे अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली है। बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और योगी को न तो नौजवान, न तो महिला, न तो किसान, न तो बेरोजगार, न तो बुनकर कोई पसंद नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। वर्तमान इस समय नेता किसको मान रहे हैं सबसे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन। तो क्या बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की आप बात किए हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ परिवर्तन होगा चुनाव? हाँ, निश्चित रूप से नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, और जो भी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर, उसमें बेफिक्री से जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया कि बिहार की अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो तेजस्वी यादव उस चीज़ को बोल रहे हैं। और श्री लालू प्रसाद यादव जी का सुपुत्र है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार के आत्मा के लिए काम कर रहा है, बिहार की आवाज़ के लिए काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजस्वी यादव को कि वो अपनी यूं ही संघर्ष को जारी रखें। सन 2025 में आप मुख्यमंत्री होंगे बिहार प्रदेश के। 2027 में क्या लगता है कि इंडिया की सरकार? श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी 2027 के। हाँ, और पूरी तरीके से वो इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और भय मुक्त करेंगे। अच्छा, क्या जैसे अभी तो अलायंस वाली पार्टी मिलकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या आने वाले फ्यूचर में ये टूट सकता है? क्या बोले आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अलायंस की पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों से मिलकर पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आई है, आने वाले फ्यूचर में क्या सरकार गिर सकती है? निश्चित रूप से वो सरकार गिरेगी, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सहित लोग झोला उठाएंगे और जेल को जाएंगे। कारण क्या है? जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा, ज़बरदस्ती जो मैंडेट चुराया गया है, ज़बरदस्ती जिन सीटों पर 1500 के अंतराल पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, डीएम के बल पर, पुलिस कमिश्नर के बल पर, वो निश्चित रूप से वो जनता निर्वाचन आयोग पर डायरेक्ट आप लगा रहे हैं? नहीं, निर्वाचन आयोग के ऊपर क्या लगाएंगे? निर्वाचन आयोग काम ही नहीं किया, कई जगह से आया है, वोटा परसेंटेज में बढ़ोतरी हो गया, तो अभी तो उसका महमूद प्राचा जी चुनाव उसका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं, और बहुत जल्द ही जो है इसका वारा नारा होगा। हमको लगता है कि सन 2029 तक ये सरकार नहीं चलेगी, 2025 के लास्ट में यह सरकार गिर जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का बहुत करारा हार हुआ है। उन्होंने बता रहे थे कि राहुल गांधी और अखिलेश दोनों हम चाचा उनके लगे, हमारे बच्चे हैं, ऐसा बोल रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन हमको लगता है कि खराब हो गया है। समाजवादियों के साथ उनके रिश्ते टूट गए हैं, और जो लोग समाजवादी विचारधारा के साथ रिश्ता तोड़ लेते हैं उसको सामाजिक पागल करार कर दिया जाता है। जो समाजवाद को ही ना समझे, जो धर्मनिरपेक्षता को ना समझे, जो सिर्फ और सिर्फ लालच को और पैसे को अपना पेशा राजनीति में समझे, तो ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो मंत्री बन गए ऐसे कैसे, और उनको शुभकामना है। और जैसा कि जाति जनगणना पे समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार बनेगी, जाति जनगणना बनाए, इस पर आप क्या? नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये बात सही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं इस बात से सहमत हूँ
टाइम से सरकार बनेगी तो इस पे आप लोग नहीं मैं क्या करूँगा। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। क्या लगता है आने वाले फ्यूचर में माननीय मोदी जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी बनारस से भाग चुके हैं गुजरात की तरफ। अब वो कभी भी बनारस नहीं आएंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे। बनारस में तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बनारस में बन रहा है, रिंग रोड बन गया इतना। आप अपने चश्मे का पावर बदलवा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी यहाँ बरसात में आप आए होते ना तो आप यहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, इसी सड़क का रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बड़ी हताशा महसूस होता है कि आप नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। स्टेडियम बन रहा है तो जाके खेलिए वहीं पर। पढ़ाई नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना। मिर्ज़ापुर में बहुत सारे IIM कॉलेज और बीटेक कॉलेज बन रहे हैं, बहुत ऐसे सारी खोजे चीज़ें। खोजे जा रहे हैं। पिछले 10 साल से बन ही रहा है, एक को एडमिशन नहीं हुआ, एक को परीक्षा नहीं हुआ। तो इस तरीके के सवाल से हमको लगता है कि आप जनवादी ताकतों से थोड़े दूर हो रहे हैं और अवसरवादी ताकतों के आसपास और इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं। हमारा वो नहीं है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी सरकार क्रूरता और गुंडाई के आधार पर अपने सत्ता में बैठना चाहे उसको कॉलर खींच करके सिंहासन से उतारो और जनवादी ताकतों को, चाहे जो भी दल हो, विपक्ष की ताकतों को वो सत्ता में बैठाएं। और आदमी को, हर देश के नागरिक को एक नियम बना लेना चाहिए कि जैसे एक दिन के बाद कपड़ा बदला जाता है वैसे हर 5 साल के बाद इस देश की सरकारों को बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पानी जहाँ ठहरता है वो सड़ जाता है और सड़े हुए पानी को पीने के बाद आदमी मर जाता है। यही कहना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मित्रों, हम वाराणसी शहर में हैं और मिश्रा जी से बातचीत कर रहे थे। उनकी विचारधारा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि पता चल सके कि हमारे देश में जो सरकार है उसके पक्ष और विपक्ष के लोग क्या सोचते हैं। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।